All right. So class 10 ICSE. Here we are studying today. First of all, this is a side view of the male reproductive system. So we'll see the position of the testes here. We'll see the position of respective parts with respect to testes. And then we'll go for an internal structure of the testes as we have discussed in the last class. तो आप यहाँ पर साइड व्यू देख रहे हैं. हमने लास्ट क्लास में देखा था फ्रंट व्यू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. काफी डिफरेंट नजर आता है साइड व्यू. आप इसमें देखेंगे कि ये जो पार्ट है आगे, आपको मैंने बताया था कि जो टेस्टीज होती हैं वो इंजिनल कैनाल के द्वारा स्क्रोटम में लटक रही हैं. स्क्रोटम एक मस्कुलर पाउच है जिसमें ये टेस्टीज पाए जाते हैं. टेस्टीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस करेंगी स्पर्म और साथ में मेल सेक्स हार्मोन. ऋषभ, मेल सेक्स हार्मोन का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन. ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के पेनिस के दोनों तरफ होता है. जैसे कि यहाँ पर साइड व्यू है तो हम एक ही टेस्टीज देख पा रहे हैं. ये टेस्टीज स्क्रोटम नाम के बैग में है और ये टेस्टीज के ऊपर आप यहाँ देखेंगे कि टेस्टीज के ऊपर एपिडिडाइमस नाम का ट्यूब्स का गुच्छा है. हाँ, तो एपिडिडाइमस का क्या फंक्शन होता है? अरियन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस? Aryan, function of epididymis. Nutrition. Sperm. It stores the sperm until maturation. You can say that it provides nutrition as well. हम ऐसे कह सकते हैं कि टेस्टिस बनाता है जो स्पर्म. वो स्पर्म जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते. मैच्योर नहीं होते मतलब रेडी नहीं होते फर्टिलाइजेशन के लिए. They do not have the capacity to fertilize. So it is the epididymis where they are stored और मैचुरेशन होता है वहां पर. ठीक है, तो मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स कहाँ होता है? कहाँ होता है? एपिडिडाइमस. अब जब स्पर्म्स मैच्योर हो गए तो वहां से वो जाएंगे वास डेफरेंस में. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वास डेफरेंस? जतिन, अदर नेम ऑफ वास डेफरेंस? कुशाग्र? ejaculatory duct. नो 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 नो. वास डेफरेंस इज द स्पर्म डक्ट. फंक्शन क्या है इसका? स्पर्म डक्ट का फंक्शन है कि ये डक्ट आपके एपिडिडाइमस से यूरेथ्रा तक स्पर्म्स को लेके जाता है. ठीक है, अब जैसे कि हमने बोल ही दिया, यहां से शुरू करते हैं. ये रहे आपके स्पर्म्स और ये स्पर्म्स चले आपके वास डेफरेंस यानी स्पर्म डक्ट में. अब यहां देखेंगे ये वास डेफरेंस से होते हुए ये कहां जा रहे हैं. यहां देखिए ये घूम कर आए और ये रहे स्पर्म्स. यहां पर मैं ब्लैक कलर से लेबल करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये आ रही है. ये क्या आ रही है आपकी? यूरेथ्रा. तो इस यूरेथ्रा के साथ ये ज्वाइन हो जाएंगे. ठीक है, तो इस यूरेथ्रा में पोर कर देते हैं स्पर्म्स. अब इस यूरेथ्रा के द्वारा ये स्पर्म्स जो मैच्योर हो चुके हैं, ये स्पर्म्स यहां बाहर इजैक्यूलेट कर दिए जाते हैं. आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड है हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और इस मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पीछे की तरफ रेक्टम है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का रेक्टम. राइट? ओके, यस मैम. हम बात कर रहे थे फिर एक इनर स्ट्रक्चर की. किसके? टेस्टिस के इनर स्ट्रक्चर. तो जब हम टेस्टिस का इनर स्ट्रक्चर देखते हैं तो टेस्टिस दे आर मेड अप ऑफ लगभग 250 चैम्बर्स, स्मॉल चैम्बर्स जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमारे पास होते हैं बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो अगर मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बनाऊं, मतलब एक ट्रांसवर्स सेक्शन लगाऊं मेल टेस्टिस का, तो ये मेल टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन है. और इस मेल टेस्टिस के क्रॉस सेक्शंस में रेड कलर से मैं आपको दिखाऊंगी छोटे छोटे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ऐसे कई सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिखेंगे इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन में. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है.
जिसको अभी कुशाग्र ने एक्सप्लेन किया था, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, राइट। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिनसे यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया है, और ये स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं स्पर्मेटोजुआ, राइट। तो नंबर 1 स्पर्म बन रहा है। नंबर 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, कहा बीच में मतलब यहाँ इन जगहों पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, या जब ब्लैक लाइंस में खींच रही हूं, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिंग सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स काम करते हैं टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने का, तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट है बहुत, राइट। ओके, मैंने आपको बताया कि जो मेल टेस्टिस में 3 तरह के सेल्स हैं। पहले हो गए आपके स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनाएंगे, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है। दूसरे हो गए इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब होता है इन बिटवीन। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में स्पेस में जो सेल्स पाए जा रहे हैं, जैसे अगर मैं इनका कलर बदल देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली, लेट्स टेक अ ग्रीन कलर हियर। So let's take these green color cells which are present between the seminiferous tubules. These are actually what? These are interstitial cells, while spermatogonia are present inside the seminiferous tubules. तो ये green color के interstitial cells produce करेंगे male sex hormone testosterone. So far so clear guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let us come on to the mother of these cells, Sertoli cells. इन्हें nurse cells भी कहते हैं। Sertoli cells ये seminiferous tubules में present होते हैं, इन्हें भी हम एक दूसरा कलर देते हैं। तो Sertoli cells they are present in the seminiferous tubules called nurse cells। जैसे कि आपको बता रहे हैं nurse cells, ये help करते हैं developing sperms को nutrition provide करने में। एक और बात, ये सर्टोली सेल्स जो हैं टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को कंट्रोल भी करते हैं। जरूरत से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इट मे लीड टू अ वॉयलेंस इन द बिहेवियर ऑफ द मेल। तो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन जरूरत से ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए एक हार्मोन भी ये सिक्रीट करते हैं। तो सर्टोली सेल्स दे आर द नर्स सेल्स जो डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन के अमाउंट को बैलेंस कर रहे हैं। आर वी क्लियर विद दिस मच? Yes, ma'am. एकदम क्लियर है? Yes, ma'am. Anybody is having any question regarding this? Anyone? No. हाँ जी, कुशाग्र, I am not able to hear what you are saying, बेटा। कुशाग्र, any question? सेल्स मैम लोकेशन क्या होगी? किसकी बेटा? सर्टोली सेल्स। बेटा सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वो जो रेड वाले बनाए थे मैंने, बड़े बड़े अंडे, उनके अंदर ही होती है। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह के सेल हुए, एक हो गए स्पर्मेटोगोनिया, एक हो गए सर्टोली सेल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, ठीक बात? यस मैम। आई बात समझ में ना? अभी देख एक डायग्राम भी दिखा दूं मैं आपको जेनाइटल डक्ट्स का। यहाँ पर ये हमने पिछली बार देखा था, ये वाला डायग्राम याद है आप लोगों को सबको? यस मैम। याद है ना डायग्राम ये? तो एक बार हम यहाँ पर डक्ट्स देख लेते हैं। ये डक्ट्स किस तरह से क्या लेकर जा रही है, देखिए। कोर्स बताने से पहले मैं आपको दिखा दूं। जेनाइटल डक्ट्स, जेनाइटल डक्ट्स मतलब which are related with the genital organs। जेनिटल ऑर्गन्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जेनाइटल डक्ट्स मेन नहीं होती, सेकेंडरी होती हैं, पर इंपॉर्टेंट होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं इनमें बने स्पर्मेटोजुआ जो ओपन होते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस स्पर्म्स को कलेक्ट करके वासा एफरेंशिया में खुलते हैं। वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस में खुलते हैं, वास डेफरेंस और एजैकुलेटरी डक्ट। अब मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाती हूँ जिससे कि आपको पूरी बात एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में ये रहे हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं रेटे टेस्टिस, ये रेटे टेस्टिस हो गए सारे।
ये रेटे टेस्टिस जो हैं इकट्ठे होके क्या बन जाते हैं, वासा एफरेंशिया। ये हो गए वासा एफरेंशिया। ये वास एफरेंशिया खुलते हैं मतलब स्पर्म्स को कैरी करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस से वास एफरेंशिया से हेड ऑफ एपिडिडाइमस से टेल ऑफ एपिडिडाइमस से वास डेफरेंस से यूरेथ्रा। मेरे को लगता है लर्न नहीं हुआ होगा, एक बार इसको हम पूरी सीक्वेंस को देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, ज्यादा ही स्क्रॉल डाउन। हाँ ये बताओ, टर्म समझ में आ रहे हैं या प्रॉब्लम हो रही है? आ रहे मैम, समझ में थोड़ी सी। या मैं आपको एक पूरी ये दिखा देती हूँ सीक्वेंस, दिक्कत नहीं होगी फिर आप। तो अभी हमने जो डायग्राम देखा उसको हम रिलेट कर लेते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने, वहां से पहुंचे रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस ने इन्हें दे दिया वास एफरेंशिया को। वास एफरेंशिया से पहुंचे एपिडिडाइमस के हेड में जहां मैच्योर हुए, और फिर टेल के द्वारा ये पहुंचे स्पर्म डक्ट में। स्पर्म डक्ट ने इन्हें डाल दिया यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से ये बाहर, बॉडी के बाहर इजैकुलेट हो जाते हैं। अब ये भी हो सकता है कि किसी फीमेल के ट्रैक में हो या ऐसे ही हो बाहर। बात समझ में आई बच्चों? यस मैम, एकदम पक्का? यस मैम। वेरी गुड। यूरेथ्रा की बात करते हैं। यूरेथ्रा की बात वैसे हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। यूरेथ्रा मेल की लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और स्पेशल होती है, क्योंकि ये दो चीजों को इजैकुलेट कर रही है, एक तो यूरिन को और दूसरा सीमेन को। यानी कि रिप्रोडक्शन में यूरेथ्रा सहायक है। यूरेथ्रा एक तरफ एक्सक्रीशन में सहायक है, दूसरी तरफ रिप्रोडक्शन में भी सहायक है, हेल्प करती है। और जैसे कि हमें पता है यूरेथ्रा इज प्रोवाइडेड विद 2 स्फिंक्टर्स। हमने बताया था आपको, यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन को जब एक्सपेल करता है तो यूरिन वैसे रिफ्लेक्स प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलता है, लेकिन क्या हम अपने यूरिनेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? थोड़ा बहुत यस मैम, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 स्फिंक्टर्स हैं। एक इंटरनल स्फिंक्टर नेक पर है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है उसके पास वॉलंटरी मसल्स है। तो इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो स्मूथ मसल्स का बना है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है स्ट्रेटेड मसल का बना हुआ, उसके द्वारा हम कुछ देर के लिए यूरिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम, जतन क्लियर हुआ है बेटा? यस मैम। चलो, अगर आप लोगों को क्लियर हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आईसीएसई बोर्ड में फ्रंट व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लेकिन साइड व्यू समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? तो टेस्टिस दे आर अ पेयर which are found in not in the abdominal cavity, बल्कि they are found in the scrotum, जहां पर ऑप्टिमल टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, उन्हें फर्टाइल रखने के लिए। राइट? लगभग 7 महीने का जो फीटस है उसमें ये टेस्टिस डिसेंड कर जाती हैं, नीचे आ जाती हैं स्क्रोटम में इंजिनल कैनाल के द्वारा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे हम कहते हैं क्रिप्टोरसाइटिस। कभी कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कुछ तरह के कैंसर्स में या और किसी तरह की डिफॉर्मिटी में, सर्जिकली टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। इस सर्जिकल रिमूवल को टेस्टिस के कास्ट्रेशन कहते हैं। यानी जब सर्जिकली टेस्टिस को मेल की बाहर निकल दिया जाए। एक और दूसरी चीज होती है, एक्चुअली ये जो यूनूक टर्म होता है ना बच्चों, यूनूक टर्म, किन्नर सुने हो? किन्नर। यस मैम। यस मैम, यस मैम। तो अगर कोई मेल जो है जिसमें टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर हमने टर्म यूज करा यूनुकॉइडिज्म। तो ऐसे में क्या होगा, उसमें सारे वो जो मेल होगा ही विल नॉट बी एबल टू फादर अ चाइल्ड, क्योंकि स्पर्म होते हुए भी टेस्टोस्टेरोन ना होने की वजह से उसका सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं यूनुकॉइडिज्म। एक्चुअली किन्नर कहते हैं हम यूनूक्स को, EUNUCH।
समझ आई बात? आई Yes, बात ma'am. समझ में? Yes, ma'am. ऑलराइट। हाउएवर इसे हम आगे देखते हैं अब कुछ एक्सेसरी मेल ग्लैंड्स के द्वारा। मेल में मैंने आपको समझाया भी था पिछली बार ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा। हम आ रहे हैं मेल ग्लैंड्स पर जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। ये पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल देखो इस डायग्राम में क्लियरली दिखाते हैं। एक सेकंड, ये वाला डायग्राम आपको बहुत सारी क्लियर कर देगा। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे वाले पार्ट में यहां देख रहे हो आप, ये रहे आपके नीले रंग से मैं आउटलाइन कर देती हूँ, ये है सेमिनल वेसिकल। तो मेल यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पोस्टीरियर पार्ट में सेमिनल वेसिकल नीचे की तरफ चिपके हुए हैं ऐसे कर। जब ये स्पर्म डक्ट आ रही है तो ये स्पर्म्स को ला रही है। ये स्पर्म्स को जब ला रही है तो यहां पर आप देखोगे ये रही इजैकुलेटरी डक्ट। देख रहे हो मैं ब्लू लाइन से इसको मार्क कर रही हूँ, ये रही इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट यहां पर मिल जाती है किसके साथ? वास डेफरेंस के साथ। और इस तरह से सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिल जाती है। स्पर्म्स अपने आप में पूरे नहीं होते। स्पर्म्स को मोटाइल रखने के लिए, फर्टाइल रखने के लिए ये ग्लैंड्स काम करते हैं। उनमें से सेमिनल वेसिकल जो है वो बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, लगभग 80%, 70% कह सकते हैं, कई जगह 80% भी आप मेंशन देखोगे। तो सीमेन क्या होता है? स्पर्म के साथ काफी सारी और चीजें भी इजैकुलेट होती है बॉडी में जो उसे फर्टाइल रखती है, तो इसको कहते हैं हम सीमेन। और सीमेन का 70% भाग सेमिनल वेसिकल कंट्रीब्यूट करता है। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या कर रही है? सेमिनल वेसिकल के द्वारा बनाई हुई चीजें जैसे सिट्रेट, जैसे कैल्शियम, जैसे फ्रक्टोज, जैसे हाई एल्यूरोनिडेज, इनको ऐड कर देती है सीमेन के द्वारा। मैं आपको मेंशन करूं कि यहाँ पर ये सारी चीजें ना होने की अवस्था में ये स्पर्म किसी काम का नहीं रहेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होगा, केपेबल नहीं होगा। तो स्पर्म सिक्रीट करने से मात्र काम नहीं चलता है, इन ग्लैंड्स को भी काम करना पड़ता है। बात समझ में आई है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पार्थ क्या समझ में आया है, जरा क्लैरिफाई करो हमें। पोजीशन बताओ सेमिनल वेसिकल की। पार्थ। सेमिनल वेसिकल है वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर के कहाँ होते हैं ये सेमिनल वेसिकल? एंटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट में? उनके एंटीरियर नहीं बेटा, पोस्टीरियर पार्ट में होते हैं। कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर पार्ट में होते हैं, पीछे की तरफ चिपके हुए होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पर। प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर में नहीं होता। हाउएवर यहां देखिएगा, यहां इस वाले डायग्राम में ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा है नीचे यूरेथ्रा। ये नीले रंग से मैं दिखा देती हूँ अगर ऐसे करके, ये रहा मेल यूरेथ्रा। तो ये मेल यूरेथ्रा कवर्ड है प्रोस्टेट के द्वारा। प्रोस्टेट एक वॉलनट शेप्ड ग्लैंड होता है जो कि सीमेन का बाकी पार्ट सिक्रीट करेगा, राइट? तो प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, surrounding the neck of the urinary bladder, and which contributes to the semen, right? अगर प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए तो इसे कहते हैं प्रोस्टेक्टोमी। कई बार क्या होता है, जो ओल्ड एज के मेल्स होते हैं उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड फूल जाता है। इसके फूलने से यूरेथ्रा पर हमेशा दबाव पड़ता है और बार बार यूरिनेशन की अर्ज होती है। इस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को या इस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को कहते हैं हम नॉक्ट्यूरिया, राइट? तो इसको रिमूव करने के लिए कई बार इस प्रोस्टेट ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है बात? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? 20% सीमेन में कंट्रीब्यूट करता है। इसका नेचर होता है एल्कलाइन और ये देखने में दूधिया होता है, मिल्की होता है।
अब आप एक बात सोचो, जो यूरिन है वो पास हो रहा है मेल यूरेथ्रा के द्वारा। अगर मान लीजिए ये ब्लू कलर की जो ट्यूब है ये यूरेथ्रा है, तो इस यूरेथ्रा से यूरिन भी पास हो रहा है, इस यूरेथ्रा से स्पर्म भी पास हो रहा है। अब यूरिन जो होता है उसमें क्या होता है, यूरिया और यूरिक एसिड, तो यानी ये एसिडिक होता है यूरिन। जब यहां से यूरिन पास होगा तो यूरेथ्रा भी एसिडिक हो जाएगी। ऐसे में स्पर्म के पास होने पर वो स्पर्म मर सकता है, बेकार हो सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन सिक्रीशंस करते हैं। ये एल्कलाइन सिक्रीशंस यानी बेसिक सिक्रीशन क्या करते हैं, एसिड प्लस बेस सॉल्ट, तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दे न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ नॉट ओनली द वजाइनल ट्रैक्ट बट ऑल्सो द यूरेथ्रल ट्रैक्ट, और लाइफ स्पैन बढ़ाते हैं स्पर्म का। समझ आई बात? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. सेमिनल वेसिकल आर द मैडम। ओनली, हाँ बोलो बेटा। पोजीशन बता दीजिए किसकी? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट की। ग्लैंड की। बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये रहा देख यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरेथ्रा तो मेल का काफी लंबा होता है, मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ आपको। तो अगर हम ब्लू पार्ट से यूरेथ्रा दिखा रहे हैं तो यूरेथ्रा को सराउंड करता हुआ ये पिंक कलर का जो ग्लैंड है ये हो गया प्रोस्टेट एट द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है? यस मैम। ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो ना यहाँ पर आपको सब समझ में आ रहा है। ये देखो ये रही मेल टेस्टिस, ये स्पर्म्स जा रहे हैं स्पर्म डक्ट में, और यहाँ पर ये स्पर्म डक्ट आई, ये रही सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल जो क्या कर रही है, एजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा ऐड कर रही है, राइट। अब अल्टीमेटली ये सिक्रीशंस कहाँ आएंगी, यूरेथ्रा में, वहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस भी ऐड हो जाएंगी। तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल सब मिलके बना रहा है सीमेन, राइट? Yes, ma'am. ध्यान दीजिएगा एक बात पर कि मेल की बॉडी में फ्रक्टोज बनाने वाला पार्ट कौन सा है, सेमिनल वेसिकल। फ्रक्टोज शुगर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा जा रहा है स्पर्म्स को, क्योंकि स्पर्म्स बहुत एक्टिव होते हैं, है ना। स्पर्म्स बहुत एक्टिव होते हैं, उन्हें कंटिन्यूली अपनी टेल को विगल करके जाना है, फीमेल ट्रैक में जाना है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो कंटिन्यूस उनको बहुत सारी एटीपी चाहिए, और ज्यादा एटीपी चाहने के लिए उनके पास एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उनको बहुत सारा फूड चाहिए। फूड उन्हें सीमेन प्रोवाइड कर रहा है फ्रक्टोज के फॉर्म में। ठीक बात? Yes, हाँ, ma'am. ठीक है ना? समझ आई Yes, बच्चों? यस मैम। आगे बढ़ जाए? Yes, ma'am. कहें तो बढ़े आगे, कुछ पीछे रिवाइज करना है तो बताइए। अब हम आ रहे हैं लास्ट पेयर पे ग्लैंड्स के, और इन्हें कहते हैं हम बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड, अब जैसे मैं यहाँ पर आपको फिर से मेल यूरेथ्रा बना के दिखाऊं, तो जो मेल की यूरेथ्रा, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है इसका, एक पार्ट तो इसका किसके द्वारा ढका हुआ है बेटा, एक पार्ट तो मेनली क्या है, कैसा है, प्रोस्टेट के द्वारा ढका हुआ है, तो उसे कहेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। एक पार्ट के चारों तरफ पाया जाता है पेनिस, तो इसे कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। भाई समझ में आ रही है ये बात? ये वाला हो गया पेनाइल यूरेथ्रा, क्योंकि ये पेनिस के द्वारा कवर्ड है, और ऊपर वाला प्रोस्टेट के द्वारा कवर्ड है, तो हो गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है? तो जो बीच का पार्ट है, जो किसी भी चीज के द्वारा ढका हुआ नहीं है, इसे हम किसी और कलर से ले लेते हैं, मान लो ब्लू से ले लेते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर पाया जाता है, इस मेम्ब्रेनियस पार्ट में पाया जाता है बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड का एक पेयर। ये भी एल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, राइट, म्यूकस के साथ, जो कि सीमेन में ऐड हो जाती है। ये भी न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी, पर लुब्रिकेट भी करता है, राइट। लुब्रिकेशन के द्वारा ये आसानी से स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में जाने में मदद करता है, लुब्रिकेट करके उसको आसानी से जाने में मदद करता है। जैसे इंजन ऑयल फैसिलिटेट करता है ना इंजन को बिना फ्रिक्शन के, ऐसे ये लुब्रिकेशन की तरह काम करता है। आई बात समझ में? यस मैम। पक्का?
मैम जो डायग्राम है उसमें इसकी मतलब इस डायग्राम में गिवन नहीं है। मैं लेकिन आपको diagram ऊपर ऊपर जो है। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला डायग्राम था ना वो दिखाती हूँ। इस डायग्राम में गिवन नहीं, इसमें मैंने मेनली आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाने के लिए इसको रखा है, सबको अलग अलग रखा है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं हम, जो हमने सबसे पहले फ्रंट व्यू जो है उसमें आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए फ्रंट व्यू, देखिए फ्रंट व्यू में ये रहे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स यस मैम। छोटे से। अब ये वाला पार्ट जो है ये देखो, ये प्रोस्टेट वाला, तो ये हो गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। नीचे ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया पेनाइल यूरेथ्रा, हो गया। बस ये वाला कवर्ड नहीं है किसी के द्वारा, तो ये कैसा हो गया, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। समझ आ गई बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ जाए। किसी को यहां तक कोई भी परेशानी है पहले मैंने को मेंशन कर दो, वरना हम आगे चल रहे हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स पर। ठीक है बच्चों? हाँ, कुशाग्र, जतिन, पाठ, एनीवन? So we are here coming on to the supporting organs. Supporting organs जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोर्टिंग कहने की बात है, इनकी एब्सेंस में ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, राइट? सो लेट्स सी हाउ इट डज हैपेंस। सी स्क्रोटम के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, मैं अब ज्यादा नहीं बात करूंगी। स्क्रोटम जो है दे मेंटेन द स्पर्म फर्टिलिटी बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। पेनिस पे आते हैं। पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, यानी बाहर पाए जाने वाला ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ये स्क्रोटम के दोनों स्क्रोटम्स जो है साइड के, उनके बीच में से हैंग कर रहा है, और ये मदद करता है, पेनिस मदद करता है स्पर्म्स को फीमेल के वजाइना में डिपॉजिट करने में, डालने में। सही है? इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल स्पर्म्स फीमेल वजाइना तक किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? वो है पेनिस। पेनिस की टिप जो है वो थोड़ी सी फूली हुई होती है। ठीक है, तो जो पेनिस की टिप जो है वो फूली हुई जो है, ये ऐसे दिखाया जाता है इसको कई बार, इसे कहते हैं हम ग्लांस पेनिस। ये ग्लांस पेनिस में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, और इसके ऊपर एक बहुत सेंसिटिव स्किन होती है जिसे कहते हैं परप्यूस। क्या कहते हैं? परप्यूस। पेनिस जो है ये इरेक्टाइल ऑर्गन है। मैंने अभी आपको क्या बताया? पेनिस जो है वो मेल के स्पर्म को फीमेल के वजाइना तक पहुंचाएगा, इजैकुलेट करेगा। तो इजैकुलेट करने के लिए इसको पिचकारी की तरह काम करना पड़ेगा। पिचकारी पता है ना, होली की पिचकारी जैसी होती है, तो वो क्या करती है? स्पर्ट के द्वारा, एक प्रेशर के द्वारा पानी को या रंग को बाहर फेंकती है। तो बिल्कुल ऐसे प्रेशर के द्वारा मेल के स्पर्म्स को इजैकुलेट करना है, तो वो प्रेशर जनरेट करता है पेनिस, इसलिए हम इसको इरेक्टाइल ऑर्गन बोलते हैं। अब इस इरेक्टाइल ऑर्गन के अंदर होते हैं 3 सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये 3 सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं खाली जगह हैं ये। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये जब ग्लांस पेनिस जो होता है वहां पर स्टिमुलेशंस पहुंचती हैं, एक्साइटमेंट होता है, तो उस समय यहां क्या होता है? पेनिस में आप ऐसे समझो, पेनिस में भी बाकी ऑर्गन्स की तरह आर्टरीज और वेन्स होते हैं। ठीक है, तो अंदर मैं दिखा देती हूँ आर्टरीज लाल रंग से, और नीले रंग से दिखा देती हूं मैं वेन्स। तो भाई आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को ला रही है नीचे, और वेन्स लेके जा रही है। तो क्या होता है कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान ऐसा होता है कि आर्टरीज में ब्लड का फ्लो होता है। तो जब आर्टरीज में ब्लड का फ्लो होता है तो ढेर सारा ब्लड नीचे आता है, लेकिन इस स्टिमुलेशन के दौरान ऐसा कुछ होता है जिससे कि वेन्स जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उनका रास्ता बंद हो जाता है, यानी ब्लड बाहर नहीं जाता। ब्लड बाहर ना जाने से पेनिस फूल जाता है, पेनिस फूल जाता है गुब्बारे की तरह, और इरेक्ट हो जाता है। और इस इरेक्शन के दौरान, मतलब ये जो पेनिस इरेक्ट हो गया है, इसके इरेक्ट होने से वो प्रेशर जनरेट होता है जिससे कि स्पर्म्स को बाहर इजैकुलेट किया जाए। हाँ जी, बात समझ में आई क्या मेरी? यस मैम। यस मैम।
Yes, ma'am. Right. So penis is actually the erectile organ which is very very important, very very important for a male. Why? Because सब कुछ ठीक है, स्पर्म्स भी हैं, सीमेन भी जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर पेनिस इरेक्टाइल ऑर्गन की तरह काम ना करे, then the male will be called impotent. क्या कहते हैं ऐसे मेल को बच्चों हम? Impotent. Right? So inability to hold an erection of penis during sexual intercourse, it may cause impotency in the male. Right? However, ज्यादा तक ये देखा गया ये साइकोलॉजिकल होता है. हो सकता है कभी कभी एनाटॉमिकली कोई प्रॉब्लम्स हो, बट ज्यादातर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है. हाँ, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों या नहीं आई बताओ? यस मैम. ठीक है. Yes, तो आज हमने Yes, क्या ma'am. पढ़ा? आज हमने पढ़ा टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर. हमने देखा स्पर्म का पैसेज क्या होता है, स्पर्म का पैसेज क्या होता है, कौन सी जेनाइटल डक्ट के द्वारा स्पर्म्स बाहर तक आते हैं. हमने ये देखा कि जो यूरेथ्रा होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनियस और पेनाइल. प्रोस्टेटिक पार्ट को कवर कर रहा है प्रोस्टेट, पेनाइल पार्ट को कवर कर रहा है पेनिस, और बीच में जो मेम्ब्रेनियस पार्ट है उसमें पाए जाते हैं कॉपर्स ग्लैंड. हमने देखा कि सीमेन कौन से ग्लैंड्स बनाते हैं, और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सपोर्टिंग ऑर्गन के बारे में पढ़ा नए, जिसको हम कहते हैं पेनिस. किस तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये इरेक्ट हो जाता है सेक्सुअल स्टिमुलेशन के द्वारा, और इसके इरेक्ट होने से ही इजैकुलेशन हो पाता है स्पर्म्स. So that was all for today's class, guys. I hope that you have understood it or not. It's not understood. Understood clearly? Yes, ma'am. Any questions? Actually, I am having one question. What should be the sperm count of a healthy male? Batao. What should be the sperm count of a healthy male? 150 million. Huh? 40 to 200 million. 200 million, 2 million नहीं. और कितना स्पर्म काउंट हो जाएगा अगर वो स्टेराइल है? अगर हम उसे कहें कि कोई मेल स्टेराइल है तो लगभग कितना स्पर्म काउंट पाया गया होगा उसका? 20 million. 20 million. 20 मिलियन से कम. 20 ठीक है, million 20 below. मिलियन से कम स्पर्म काउंट पाया जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? स्टेराइल. Sterile. और अगर उसका पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है तो हम उसे कहते हैं इम्पोर्टेंट. ये बात ध्यान रखना, दोनों अलग अलग बातें हैं. ठीक है बात? Yes ma'am. एकदम क्लियर है ना? सीमेन क्या है? ये Yes, विस्कस ma'am. फ्लूइड है जो पेनिस के द्वारा इजैकुलेट होगा एक्सट्रीम सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान. एल्किलाइन होता है, न्यूट्रलाइज करता है किसको? यूरेथ्रा की एसिडिटी को, और ये बनता है प्रोस्टेट, सेमेनल और कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा. 40 से 200 मिलियन स्पर्म्स एक स्टैंडर्ड फर्टाइल मेल को इजैकुलेट करने चाहिए, और लगभग हर इजैकुलेशन में 3 से 5 ml मिलीलीटर सीमेन इजैकुलेट होता है, जिसमें लगभग 40 से 200 मिलियन स्पर्म्स बाहर निकाले जाते हैं. 20 मिलियन या 20 मिलियन से कम स्पर्म काउंट उसे स्टेराइल बनाता है. आर वी क्लियर विद दिस मच? तो मैम Yes, ma'am. नंबर ऑफ स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कैसे इफेक्ट होगी मैम? क्योंकि एक्चुअली नंबर ऑफ स्पर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली जो स्पर्म का काउंट होता है, आप ये समझ लो लगभग 25% से भी ज्यादा स्पर्म्स बेकार होते हैं, खराब होते हैं, डिफॉर्म्ड होते हैं. तरह तरह की जेनेटिक डिजीजेज जैसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह होता है. अगर किसी खराब स्पर्म से फीमेल का ओवरफ्यूज कर जाएगा तो जो मेल है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाएगी, जो भी बच्चा पैदा होगा. राइट? तो स्पर्म काउंट अच्छा ना होने पर प्रॉब्लम्स जनरेट होना स्वाभाविक हो जाता है. आप एक बात ध्यान रखिए कि बहुत सारे स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइज होता है. कई बार फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद भी बॉडी जाइगोट नहीं बनाती है, गिरा देती है, क्योंकि वो जाइगोट ठीक नहीं बन रहा था. तो अनटिल अनलेस हेल्दी काउंट ना हो, और हेल्दी काउंट तो तभी हो सकता है जब आप नंबर बढ़ा दें. अगर नंबर ही कम है तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. वजाइना में एंटर करते ही स्वागत होता है उनका लात घूंसों से. वजाइना के अंदर एसिडिटी होती है. वजाइना एक तरह का प्रोटेक्टिव पार्ट है ना फीमेल का, तो उसमें जाते ही सारे स्पर्म्स जिंदा नहीं रहते हैं, तो बहुत नंबर स्पर्म्स का कम हो जाता है. और मैंने बताया आपको कि 25% तो वैसे ही खराब होते हैं.
तो अगर स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन का रेशियो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाएगी फर्टिलाइजेशन. दिस इज द रीजन. I hope that you have understood this. Yes, ma'am. All right. So, any questions? और आज के लिए थोड़ा सा मेरे को आपको questions भी देने हैं. आप लोग क्या करेंगे? अपना ICSE कैंडिडेट की बुक में से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दीजिए, राइट? और ICSE कैंडिडेट में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कौन कौन से क्वेश्चंस आप कितने कर पा रहे हैं. तो होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 करिए. कल DCC में हम डिस्कस करेंगे आपके फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस को. ऑलराइट? Yes, ma'am. ऑलराइट. Yes, ma'am. तो थैंक यू सो मच. बाय बाय. Bye, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Anil, sir. Thank you so much.